आज का विषय वाकई दिलचस्प है। वो छोटी छोटी अंदरूनी बातें या मजाक जो सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही समझते हैं। हमारे पास निजी मजाक बनाने की कला से कुछ अच्छे अंश हैं। ये वो पल होते हैं ना जब दो लोग भरी महफिल में एक दूसरे को देख के बस मुस्कुरा देते हैं, या कोई एक ऐसा शब्द कहा और दोनों हंस पड़े और बाकी सब सोचते हैं भाई हुआ क्या। हाँ बिल्कुल, इन्हें ही निजी मजाक या इनसाइड जोक्स कहते हैं। और ये, जैसा आपने कहा, सिर्फ हंसी मजाक से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। ये असल में रिश्तों में ना एक खास तरह की वो गहराई लाते हैं, अपनापन। ये दिखाते हैं कि दो लोगों के बीच कुछ अलग है, एक साझा यादों का कोना है ना, चाहे वो कितना ही छोटा हो। एक तरह की गुप्त भाषा बन जाती है जो सिर्फ हम समझते हैं। तो चलिए इसी दिलचस्प कला को थोड़ा और समझते हैं। स्त्रोत्स में एक बड़ी मजेदार तकनीक बताई गई है जिसे वो कहते हैं तुरंत इतिहास गढ़ना। हाँ हाँ, इंस्टेंट हिस्ट्री। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मतलब है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो बातचीत में कोई ऐसा अनोखा, शायद थोड़ा अटपटा या मजेदार साझा अनुभव ढूंढ लें और उसे फौरन एक यादगार कड़ी बना लें। ये दरअसल उस पल को पकड़ने की कला है। मतलब जरूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा हो, बस एक छोटी सी घटना, एक साझा एहसास, और वो आपके रिश्ते की नींव में, आप कह सकते हैं, एक खास ईंट बन जाता है। हाँ ये उस रिश्ते को एक शुरुआत देता है जो सिर्फ आप दोनों की होती है। बिल्कुल, जैसे वो डेरिल वाली कहानी है ना स्रोत में। किसी पार्टी में बात हो रही थी और पता चला कि डेरिल बचपन में बत्तख वाले फार्म पर पले बड़े थे। अच्छा। बस फिर क्या था, उन्होंने मजाक में बत्तख की तरह गर्दन हिलाना, हाथ फड़फड़ाना और क्वैक क्वैक करना शुरू कर दिया। हाँ। सुनने में शायद बचकाना लगे, पर वो पल इतना मजेदार और अनोखा था कि वहीं उन लोगों के बीच एक निजी इतिहास बन गया। और उसका असर देखिए, अब वो जब मिलते हैं तो वो फॉर्मल हेलो या नमस्ते नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखकर हल्के से क्वैक कहते हैं और मुस्कुरा देते हैं। बस एक आवाज जिसमें उनकी पहली मुलाकात की वो सारी हंसी, वो बेतकल्लफी सब छिपी है। ये दिखाता है कि कैसे एक जरा सा अनोखा पल एक लंबे चलने वाले रिश्ते का प्रतीक बन सकता है। सही बात है। और कमाल ये है कि ये सिर्फ दोस्तों तक ही सीमित नहीं है, ऑफिस में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत में एक कंपनी का जिक्र है जहां टीम बिल्डिंग के लिए सबको 29 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ाया गया। अरे बाप रे, 29 फीट! हाँ फिर जाहिर है कुछ गड़बड़ हुई होगी। बिल्कुल, सीईओ साहब भी फिसल गए और उनका अंगूठा टूट गया। ओहो, ये तो बुरा हुआ। लेकिन हाँ, इसने टीम के लिए टीम बिल्डिंग का मतलब ही बदल दिया होगा। एग्जैक्टली अब जब भी कोई आइडिया उन्हें बेदम या खराब लगता है तो टीम के लोग मजाक में कहते हैं, चलो इस आइडिया को जरा बैसाखी से हिलाकर देखते हैं। हाँ। या इसे झंडे के खंबे से नीचे सरकाना पड़ेगा। समझ गया, बाहर वाला नहीं समझेगा। कोई नहीं समझेगा, पर टीम समझ जाती है। वो साझा अनुभव भले ही थोड़ा अजीब था, उन्हें जोड़ गया। यही ताकत है इन निजी मजाकों की। वो नील सैमन वाले नाटक का उदाहरण भी यही दिखाता है। हाँ बताइए ना। मंच पर दो किरदार आते हैं, सिर्फ एक शब्द बोलते हैं और खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। दर्शकों को बिल्कुल नहीं पता कि वो शब्द क्या है, मतलब क्या है। लेकिन उन्हें ये महसूस हो जाता है कि इन दोनों में दोस्ती बहुत गहरी है। उनका अपना एक इतिहास है। वो निजी मजाक उनके रिश्ते की गहराई बता देता है, सही, बिना कुछ कहे ही। हाँ। तो सार ये है कि किसी भी साझा अनुभव को, चाहे वो पार्टी में गिरी हुई पकौड़ी हो, पकौड़ी, हाँ, या बारिश में एक साथ भीगना हो, उसे एक कोड वर्ड या इशारा बनाया जा सकता है। अगली बार मिलें तो बस मुस्कुराकर कह दें, आज पकौड़ी मत गिराना। बिल्कुल, वो छोटी सी बात फौरन उस पल की गर्मजोशी वापस ले आती है। हाँ, ये एक तरह का शॉर्टकट है। स्रोत यही कहता है कि रिश्तों में जो केमिस्ट्री, करिश्मा और विश्वास होता है ना, ये निजी मजाक वहां तक पहुंचने का एक सीक्रेट रास्ता बनाते हैं। ये सामने वाले को खास महसूस कराते हैं, जैसे वो किसी अंदरूनी दायरे का हिस्सा हों। कि आप और मैं, हमारे बीच कुछ ऐसा है जो बाकी दुनिया नहीं जानती। बिल्कुल, ये असल में ध्यान देने और छोटी छोटी बातों को सहेजने का नतीजा है। ये दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ बड़ी बातों से नहीं, बल्कि ऐसे छोटे साझा पलों से बनते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ये छोटे अंदरूनी मजाक सिर्फ हंसी खुशी नहीं, बल्कि रिश्तों में अपनापन, मजबूती लाते हैं। ये जुड़ाव के छोटे छोटे प्रतीक हैं। सही कहा। ये हमें याद दिलाते हैं कि कैसे छोटे छोटे ध्यान से जिए गए पल गहरे संबंध बना सकते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक बात है,
आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में जहां आमने सामने का संवाद शायद कम हो रहा है, क्या ऐसे निजी साझा पल बनाना और उन्हें सहेजना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं तारीफ करने की कला पर। हमारे पास एक लेख है, पीठ पीछे तारीफ का जादू। सीधी तारीफ कई बार थोड़ी अजीब लगती है ना? हाँ, अजीब क्या, कई बार तो लगता है कि भाई ये चापलूसी तो नहीं हो रही। बिल्कुल। किसी की सीधे मुंह पर बड़ाई करना, उसमें वो एक जोखिम सा रहता है। हाँ, सुनने वाला सोच सकता है अच्छा मुझसे क्या काम है अब। हाँ भी जरूर कोई मतलब होगा। बिल्कुल। चाहे बॉस हो, कोई दोस्त या घर में कोई सीधी तारीफ पर ना एक शक सा आ ही जाता है मन में। वो तो है। तो सवाल यह है कि भाई अगर हम सच में किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो ज्यादा भरोसेमंद लगे? आज हम इसी लेख के हवाले से इसी चीज को थोड़ा कुरेदेंगे कि तारीफ असरदार भी हो और सच्ची भी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये बातचीत। बिल्कुल। तो लेख की शुरुआती होती है इस बात से कि जिसे सीधी तारीफ मिलती है वो अक्सर थोड़ा डिफेंसिव सा हो जाता है। हाँ, मन में वही सवाल, जरूर मुझसे कुछ चाहिए होगा। हाँ, या कभी कभी तो ये भी कि अरे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी और ये अब लीपापोती हो रही है। तारीफ की ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है, कह सकते हैं। और यहाँ ना जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये शक आता ही क्यों है। हाँ देखिए, जब कोई मुंह पर तारीफ करता है हमारा दिमाग फौरन एक्टिव हो जाता है। हाँ, सोचने लगता है कि इसके पीछे का इरादा क्या है। एग्जैक्टली। क्या ये तारीफ वाकई मेरी काबिलियत की है या बस वो जो कहते हैं मक्खन लगाया जा रहा है। हाँ ये शायद इंसान का स्वभाव है कि हम वजह ढूंढते हैं और सीधी तारीफ में वो ज्यादा साफ दिखता है या दिखने का डर रहता है। सही कहा। तो फिर इसका हल क्या है? लेख एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका सुझाता है। हाँ, क्या? कि तारीफ सीधे उस इंसान से मत करो। अच्छा, तो फिर? बल्कि किसी ऐसे कॉमन फ्रेंड या सहकर्मी के जरिए करो जो आपकी बात उस तक पहुंचा दे। ओह अच्छा, इनडायरेक्टली। हाँ, लेख में इससे अफवाह या ग्रेप वाइन के जरिए तारीफ करना कहा गया है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको जेन स्मिथ को इम्प्रेस करना है। ठीक है। तो अब सीधे जेन से ना कहें कि वो कितनी अच्छी है, आप उनकी कोई करीबी दोस्त या सहकर्मी, मान लो डायने डो, उनसे कहें। हाँ। क्या कहें कि पता है जेन ने उस मीटिंग में जो पॉइंट रखा था ना, वो कमाल का था, बहुत ही बढ़िया। अच्छा। अब पूरी संभावना है कि डायन ये बात जेन तक पहुंचा देगी बातों बातों में। हाँ, समझ गया। ये लेख में शायद तकनीक 51 अफवाहों की महिमा करके बताया गया है ना। हाँ बिल्कुल। इसका जो बेसिस है वो ये कि जो तारीफ कानो कान किसी तीसरे इंसान से सुनने को मिलती है वो ज्यादा सच्ची लगती है और ज्यादा अच्छी भी। सही बात है। याद है वो 1732 में थॉमस फुलर ने लिखा था। हाँ, क्या? असली दोस्त वो है जो मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में अच्छी बातें करता है। वाह, क्या बात है। जब हम सुन नहीं रहे होते तब हमारे बारे में कही गई अच्छी बात पर यकीन करना ज्यादा आसान होता है ना। बिल्कुल। और इसमें एक और फायदा है। क्या? कि जो तारीफ कर रहा है वो खुद चापलूस या मक्खनबाज कहलाने के रिस्क से बच जाता है। हाँ, ये भी है, क्योंकि आपने सीधे तो कहा नहीं, तो निकालने वाली बात थोड़ी कम हो जाती है। तारीफ ज्यादा सच्ची लगती है। और सोचिए, जिसे तारीफ मिलती है उसके लिए ये कितना अच्छा एहसास होता होगा कि अरे मेरी काबिलियत की चर्चा सिर्फ मेरे सामने नहीं, मेरी पीठ पीछे भी हो रही है। हाँ, ये तारीफ को और भी मीठा बना देता है। बिल्कुल। और अगर थोड़ा बड़े लेवल पर देखें तो ये विश्वास बनाने का एक बहुत ही सटल पर बहुत पावरफुल तरीका है। आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनती है बिना सीधे तौर पर कुछ कहे। लेकिन एक मिनट, लेख में शायद इस पर भी जोर दिया गया होगा कि ये जो मैसेंजर है, जो बात पहुंचा रहा है, हाँ, वो कौन है, ये भी बहुत फर्क डालता है ना। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। अगर डायना डोपा पर जैन को खुद ही भरोसा नहीं है तो फिर बात शायद उतनी बनेगी नहीं। हाँ, लेख इस बारीकी पर ध्यान दिलाता है कि जो तारीफ पहुंचा रहा है उसका भरोसेमंद होना बहुत जरूरी है, वरना संदेश का असर कम हो जाएगा। बिल्कुल। और ये भी कि वो संदेश को सही भावना से आगे बढ़ाए, तोड़े मरोड़े नहीं। सही बात है। लेख में शायद कोई किस्सा भी था इसका। हाँ, एक छोटा सा जिक्र था कि कैसे एक मैनेजर ने अपने जूनियर की तारीफ सीधे न करके उसकी टीम लीड के जरिए की थी। अच्छा। और क्योंकि टीम लीड की बात का वजन था, उसका असर सीधा कहने से कहीं ज्यादा हुआ। समझ गया। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि सीधी मुंह पर की गई तारीफ के मुकाबले किसी भरोसेमंद तीसरे व्यक्ति के जरिए पहुंचाई गई तारीफ ज्यादा असरदार हो सकती है, ज्यादा सच्ची लगती है, ज्यादा याद रहती है, क्योंकि वो बिना किसी उम्मीद के आती है तो उसका वजन ज्यादा होता है। हाँ, और यही समझ जरूरी सवाल उठता है जिसे लेख सोचने के लिए छोड़ता है। हाँ,
और ये सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ सकते हैं क्या सवाल है? कि भाई इस तकनीक का इस्तेमाल करते समय ईमानदारी कैसे रखी जाए। ये तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर नीयत सच्ची नहीं है तो ये भी तो एक तरह की चालाकी ही हुई ना। हाँ, बिल्कुल। प्रशंसा का जो असली जादू है वो आखिर है किसमें? सिर्फ शब्दों के हेरफेर में या उस सच्ची भावना में जो उनके पीछे है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नीयत सबसे ऊपर है। बिल्कुल, नियत ही सब कुछ है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। ये एक स्रोत से आई है जिसे कहते हैं वाहक कबूतर प्रशंसा की तकनीक। नाम थोड़ा पुराना सा है पर आइडिया बहुत बहुत काम का है। हाँ, बिल्कुल। मतलब दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाना, तारीफें पहुंचाना। हाँ, सोचिए जैसे किसी ने आपके दोस्त की तारीफ की और वो वहां था नहीं और आपने जाकर उसे बता दिया। बस यही है इसका सार। स्रोत इसे वाहक कबूतर प्रशंसा कहता है। और इसकी प्रेरणा भी बड़ी दिलचस्प है, इतिहास से जुड़ी हुई। हाँ, स्रोत में जिक्र है पहले विश्व युद्ध के एक असली हीरो का, चेर अमी। एक कबूतर? कहानी है कि एक अमेरिकी बटालियन वो अपनी ही आर्टिलरी फायर में फंस गई थी और चेर अमी उनका आखिरी सहारा था। अच्छा। हाँ, वो बुरी तरह घायल था। एक पैर लगभग उड़ चुका था, सीने में गोली लगी थी, फिर भी वो उड़ा अरे बाप रे। और संदेश पहुंचाया जिससे करीब करीब 200 सैनिकों की जान बची। कमाल है ना। वाकई कमाल है। और भी थे शायद, स्टम्पी जो जैसे। हाँ, स्टम्पी जो, उनका भी जिक्र है। उनका योगदान इतना माना गया कि बाद में उन्हें म्यूजियम में भी जगह मिली। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दिखाती हैं कि संदेश पहुंचाना कितना जरूरी है। और यही इस तकनीक का मूल विचार है। जब आप किसी के बारे में कोई अच्छी बात सुने, कोई तारीफ सुने, तो उसे वहीं खत्म न होने दें, उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। जैसे तारीफ को एक नई जिंदगी देना। और करना कितना आसान है ना। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कार्ल ने सैम के प्रेजेंटेशन की तारीफ की। हाँ, तो अगली बार सैम मिले तो बस कह दिया, अरे सैम, कार्ल उस दिन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, कह रहा था कमाल का काम किया। बिल्कुल। या जैसे वो माली वाला उदाहरण, माँ ने तारीफ की तो माली को बता दिया। सही बात है, छोटी सी बात है पर असर शायद बड़ा होता है। हाँ, और यहीं पर मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू आता है। स्रोत कहता है कि हम सोचते हैं तारीफ करने वाला ही अच्छा लगता है, लेकिन जो वो तारीफ पहुंचाता है, वो वाहक, उसे भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, स्रोत इसे अच्छी गपशप कहता है। मतलब ऐसी गपशप जो जोड़ती है, माहौल अच्छा करती है, नेगेटिविटी के उलट। अच्छी गपशप, ये बात तो है। ये दिखाता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हैं जो अच्छी बातें फैलाते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ सीधी तारीफों तक ही नहीं है, स्रोत इसे थोड़ा और फैलाता है। हाँ, कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कोई आर्टिकल मिला या कोई जानकारी, कोई मौका जो आपको पता है कि आपके किसी दोस्त या क्लाइंट के काम का है। ओके। तो वो जानकारी उन तक पहुंचाना भी इसी तकनीक का हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत में वो एक उदाहरण भी था शायद, कि कैसे कोई दोस्त दूसरे शहर से अखबार की कतरनें भेजता था। हाँ, वो क्लिपिंग्स वाला। क्योंकि उसे पता था कि वो दोस्त के काम की है या उसे पसंद आएंगी। और आज के जमाने में तो ये और भी आसान है, एक लिंक भेज दिया, ईमेल फॉरवर्ड कर दिया। सही। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने में मगन नहीं हैं, आप दूसरों की जरूरतों का, उनकी रुचियों का भी ख्याल रखते हैं। सही कहा। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, ये उससे ज्यादा है। ये एक तरह से कहना है कि आप मेरे ख्याल में थे या मैंने आपके बारे में सोचा, है ना। हाँ, बिल्कुल। ये छोटे छोटे काम जो हैं, ये रिश्तों में एक गर्मजोशी लाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि आप जुड़े हुए हैं, विचारशील हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें तो ये तकनीक असल में जानबूझकर पॉजिटिविटी और कनेक्शन बनाने का एक तरीका है। दुनिया में बुरी खबरें तो पता ही है कितनी तेजी से फैलती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये तकनीक हमें उकसाती है कि हम अच्छी खबरों के वाहक बने। सोच समझ कर। तो कुल मिला के बात ये है कि सुनी हुई तारीफों को या काम की जानकारी को आगे बढ़ाकर एक वाहक कबूतर बनकर, हाँ, हम न सिर्फ दूसरों का दिन शायद थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्ते भी ज्यादा मजबूत, ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। बिल्कुल सही। एक छोटा कदम पर असर शायद काफी बड़ा हो सकता है। हाँ। और स्रोत हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ता है कि तारीफों और काम की जानकारी के अलावा और कौन सी ऐसी छोटी अच्छी खबरें हो सकती हैं जिन्हें हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जैसे पता नहीं, शायद किसी की खोई भी चीज मिल गई हो या किसी पुराने दोस्त का जिक्र आया हो बातों में।
या बस कोई मजेदार बात जो आपको लगता है किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो सोचने वाली बात है कि हम और किन तरीकों से अच्छी खबरों के, पॉजिटिविटी के वाहक बन सकते हैं। आज बात करते हैं बातचीत के एक बड़े ही दिलचस्प और कभी-कभी थोड़े पेचीदा पहलू की, तारीफ करने का वो तरीका जो सीधा नहीं होता, जैसे हम कह सकते हैं अव्यक्त प्रशंसा। हमारे पास अव्यक्त प्रशंसा की कला नाम का एक लेख है और इसमें एक खास तकनीक भी बताई गई है, अंतर्निहित भव्यता। तो मकसद ये है कि हम समझें कि ये इशारों वाली तारीफ ज्यादा असरदार क्यों लगती है और कहाँ इसमें मतलब चूक हो सकती है। तो जरा गहराई में उतरते हैं इसके। हाँ, ये दिलचस्प है। ये पूरी तकनीक वो इस ख्याल पर टिकी है कि तारीफ ऐसी लगे जैसे बस यूं ही निकल गई हो, सोची समझी ना लगे, सामने वाले को लगे कि आपने बस कुछ नोटिस किया, कोई कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश नहीं की। हाँ, स्रोत में इसे बस फिसल गई तारीफ कहा गया है। बिल्कुल सही कहा। स्रोत में डेनवर का एक किस्सा है। एक पुरानी दोस्त मिली और पूछा, तुम कैसी हो? फिर एक पल रुककर बोली, तुम तो जाहिर है बढ़िया ही हो। वाह, ये सुनने में इतना असली लगा। हाँ, बनावटी बिल्कुल नहीं। शायद इसलिए क्योंकि ये सीधा कॉम्प्लीमेंट नहीं था। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये एक अवलोकन था जिसने तारीफ को और ज्यादा स्वाभाविक बना दिया। यहाँ तारीफ सीधे खूबसूरती या किसी गुण की नहीं थी, ये एक तरह का नतीजा था जो दोस्त ने निकाला, जिससे सुनने वाले को अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल। ये अप्रत्यक्ष तरीका अक्सर ज्यादा ईमानदार लगता है। हाँ, ये तो हुई अच्छी बात, मगर जैसा आपने शुरू में कहा, इसमें जोखिम भी है ना? बहुत ज्यादा। स्रोत में ही एक बिल्कुल उल्टा अनुभव भी बताया गया है, वो होटल लिफ्ट वाला। हाँ। एक मेंटेनेंस वाले ने पूछा, क्या आप मॉडल थी? सुनकर तो मतलब कमाल का लगा, जाहिर अच्छा लगेगा, मगर फिर फौरन जोड़ दिया, जब आप जवान थी। बस हो गया सत्यानाश। धमाका। एक पल में तारीफ ताने में बदल गई, सारा अच्छा महसूस होना गायब। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे नियत शायद ठीक हो, पर बात कितनी बुरी तरह बिगड़ सकती है। उस दूसरे हिस्से ने पहले हिस्से के असर को पूरी तरह खत्म कर दिया, बल्कि अपमानजनक बना दिया कि अब आप जवान नहीं रही। हाँ, यहीं पर वो अंतर्निहित भव्यता का खेल वो नाजुक हो जाता है। अनजाने में निकले नकारात्मक मायने तारीफ को जहर बना सकते हैं। स्रोत इसी बात को और समझाने के लिए खाने पीने का उदाहरण देता है, जैसे किसी अजनबी से पूछना, यहाँ आसपास कोई बढ़िया रेस्टोरेंट है? ये पूछकर आप अनजाने में ये मान रहे हैं कि वो व्यक्ति खाने पीने का शौकीन है, उसे अच्छी जगहों की जानकारी है। हाँ, ये भी एक तरह की सूक्ष्म तारीफ हुई, इशारों में किसी की खूबी बताना। और सोचिए, अगर उसी से पूछा जाए कि इस शहर में कोई घटिया सा बार पता है तो ये उसके बारे में आपकी क्या राय दिखाता है? बिल्कुल अलग संकेत। बिल्कुल, यही है अंतर्निहित भव्यता। बातचीत में ऐसी बातें डालना जिनसे सामने वाले के किसी अच्छे गुण का अंदाजा लगे। जैसे रेस्तोरां पूछकर आपने माना कि वो जानकार है, लेकिन जैसा लिफ्ट वाले किस्से का देखा, जरा सी चूक से मतलब का अनर्थ हो सकता है। शब्द और संदर्भ दोनों बहुत अहम है। स्रोत में एक और जबरदस्त मतलब चेतावनी वाला उदाहरण है। कोई अपनी प्रॉम डेट से कहता है, तुम एक मोटी लड़की होने के हिसाब से वाकई बहुत अच्छा डांस करती हो। ओह, ये तो बहुत ही बुरा है। हाँ, कहने वाला शायद तारीफ कर रहा था, पर सुनने वाले के लिए ये अपमान से कम नहीं। ये दिखाता है कि नेक इरादे भी गलत शब्दों के चुनाव से कैसे उल्टे पड़ सकते हैं। तारीफ में शर्त लगाना ही अपमानजनक हो सकता है। सही कहा। तो मुद्दे की बात यह है कि इशारों में सकारात्मक गुणों की तरफ ध्यान दिलाना असरदार हो सकता है, पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अनजाने में भी कोई नकारात्मक मतलब न निकले। प्रशंसा अप्रत्यक्ष होनी चाहिए, पर ऐसी शर्तों के साथ नहीं जो अपमानजनक लगे। सटलिटीज की, पर वो सटलिटी खतरनाक भी हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत से हमने ये सीखा कि अव्यक्त प्रशंसा या ये जो अंतर्निहित भव्यता है, एक दो-धारी तलवार है। बिल्कुल। सही इस्तेमाल हो तो बहुत असरदार, पर जरा सी चूक हुई नहीं कि तारीफ तंज या बेइज्जती में बदल जाती है। इसे इस्तेमाल करते वक्त बहुत होशियार रहना होगा। और यहाँ एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अब जब हम जानते हैं कि लोग इस तरह की सूक्ष्म और कभी-कभी भद्दी तारीफ या टिप्पणी करते हैं, तो क्या इससे हमारी रोजमर्रा की बातचीत को समझने का नजरिया बदलता है? मतलब ये कि लोग अनजाने में क्या इशारे दे रहे होते हैं और हम अनजाने में क्या समझ रहे होते हैं। इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है, नहीं? स्वागत है। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है, गुप्त प्रशंसा के तरीके। हाँ। और इसमें से हम एक खास तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। उसे नाम दिया गया है आकस्मिक प्रशंसा, मतलब एक्सीडेंटल एजुलेशन। अच्छा, एक्सीडेंटल एजुलेशन। हाँ,
मतलब तारीफ ऐसे करना कि लगे भाई ये तो गलती से निकल गया मुंह से, अनजाने में। स्रोत में एक किस्सा भी है इसी से जुड़ा हुआ, बड़ा मजेदार। बताइए। एक डिनर पार्टी थी हाँ। और बात हो रही थी अंतरिक्ष यात्रा की। ठीक है। तभी एक सज्जन ने एक महिला लील उनसे कहा, लील तुम शायद इसे याद करने के लिए बहुत छोटी हो, लेकिन जब अपोलो 11 चांद पर उतरा था। अब लील को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा, मतलब कोई उन्हें इतना युवा समझ रहा है कि 1969 की घटना याद ना हो। हाँ, ये तो किसी को भी अच्छा लगेगा। जबकि असल में उन्हें वो घटना याद थी। अच्छा, तो ये जानबूझकर कहा गया था ये? हाँ, यही तो सवाल है। क्या वो टिप्पणी वाकई अनजाने में थी या फिर तारीफ करने का एक सोचा समझा तरीका? आइए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये तकनीक जिसे स्रोत आकस्मिक प्रशंसा कह रहा है, वो इसी आइडिया पर बेस्ड है। किस आइडिया पर? कि प्रशंसा को आप वाक्य का मेन पॉइंट मत बनाइए, उसे ऐसे साइड में डालिए जैसे ब्रैकेट में कोई बात कह दी हो, एक सहायक जानकारी की तरह। अच्छा, मतलब सीधी तारीफ नहीं, घुमा के। बिल्कुल। और इसकी खूबी यही है कि ये ज्यादा सच्ची लगती है। क्यों? क्योंकि ये अचानक बिना किसी इरादे के कही गई लगती है, जैसे उस किस्से में हुआ। हाँ, लील वाले किस्से में। भले ही लील को बाद में शायद शक भी हुआ हो कि अरे ये जानबूझकर तो नहीं कहा गया, लेकिन वो जो अच्छा महसूस हुआ ना शुरू में, वो फीलिंग रह जाती है। यह मजेदार बात यही है कि परसेप्शन, मतलब किसी बात का एहसास, वो असलियत जितना ही पावरफुल हो सकता है। सही बात है। स्रोत में कुछ और उदाहरण भी हैं शायद। हाँ है। जैसे किसी 65 साल के रिश्तेदार से कहना कि अरे वाह, वैसे तो कोई भी फिट आदमी ये सीढ़ियां चढ़ जाता, पर यार मेरी तो सांस फूल गई। हाँ, अच्छा, तो तारीफ फिटनेस की है पर छिपी हुई। हाँ। या फिर ऑफिस में किसी कोलीग से कहना, जैसे आप तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इतने जानकार हैं, तो आपने तो लाइनों के बीच का मतलब समझ लिया होगा, पर मैंने तो बेवकूफी में साइन कर दिया। समझ गया। तो यहाँ उनके कानूनी ज्ञान की तारीफ है, पर वो भी साइड नोट की तरह। एग्जैक्टली। ये इंटरेस्टिंग है। ये तारीफ को एक्चुअली ज्यादा विश्वसनीय बना सकता है। लेकिन इसमें कोई पेच भी है क्या? मतलब कोई रिस्क? हाँ, एक जरूरी बात है, स्रोत में भी इसका जिक्र है। क्या? हो सकता है कि जिसे तारीफ मिली है वो उस आकस्मिक प्रशंसा से इतना खुश या कह लीजिए हैरान हो जाए, अच्छा, कि आपकी बाकी की बात जो शायद मेन पॉइंट थी उस पर ध्यान ही ना दे। अरे, मतलब तारीफ के चक्कर में असल मुद्दा ही गोल। हाँ बिल्कुल। वो प्रशंसा का जो एक छोटा सा सुखद झटका लगता है ना, वो बाकी सब सुनने से रोक सकता है। ओह, तो ये तो बड़ा ट्रिकी है। मतलब तारीफ भी हो गई और हो सकता है काम भी बन गया, या शायद नहीं। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत इसे तकनीक नंबर 54 कहता है और सलाह देता है अंडरकवर कॉम्प्लीमेंटर बनने की। अंडरकवर कॉम्प्लीमेंटर? वैसे स्रोत में कुछ और तकनीकों का भी जिक्र था पहले, जैसे ग्रेप वाइन ग्लोरी, कैरियर पिजन कुडोज, निहित भव्यता। लगता है ये सब इसी तरह की इनडायरेक्ट तारीफों के तरीके हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि ये पूरी श्रृंखला इसी बात पर फोकस करती है कि प्रशंसा को सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे पेश किया जाए। सूक्ष्म सामाजिक संवाद की कला। तो फिर इस पूरी चर्चा से क्या खास बात समझ में आई? ये आकस्मिक प्रशंसा वाली तकनीक किसी को अच्छा फील कराने का एक काफी स्मार्ट छुपा हुआ तरीका है। हाँ, सूक्ष्म तरीका है। स्रोत कहता है कि इसे आजमाने पर लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिख सकती है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तकनीक दिखाती है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना मल्टी लेयर्ड हो सकता है। सही है। कभी-कभी ईमानदारी का आभास देना वो एक्चुअली वास्तविक ईमानदारी जितना ही शक्तिशाली हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। यह हमें सिखाता है कि लोग शब्दों के पीछे छिपे इरादों को कैसे समझते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो फिर अंत में एक सवाल उठता है। हाँ बिल्कुल, एक जरूरी सवाल कि जानबूझकर इस तकनीक का इस्तेमाल करना कहाँ तक ठीक है, खासकर अगर इरादा सिर्फ चापलूसी हो। हाँ, या अपना अपना मतलब निकालना हो। क्या अनजाने में सच में दिल से निकली तारीफ हमेशा ज्यादा सच्ची और ज्यादा असरदार नहीं होती? ये एक विचार है जिस पे सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम एक बड़ी दिलचस्प तकनीक पर बात करने वाले हैं। कुछ लेखों में इसे किलर कॉम्प्लीमेंट्स कहा गया है। हाँ, हत्यारा प्रशंसा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसका मकसद बड़ा सीधा है। मकसद है किसी पर एक यादगार छाप छोड़ना, है ना? चाहे वो बिजनेस में हो, दोस्ती में, या शायद किसी और रिश्ते में भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब यूं ही कह देना नहीं है कि आप अच्छे लग रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि सही शब्द कैसे एक स्थायी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज इसी को समझते हैं। ये किलर कॉम्प्लीमेंट आखिर है क्या चीज? हाँ, और ये काम कैसे करता है? क्या इसके कुछ नियम भी हैं? सही। कोशिश रहेगी कि इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है उसे समझें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। ये किलर क्यों, मतलब आम तारीफ से ये अलग कैसे है?
जैसे कोई कह दे, अरे आपकी शर्ट तो बढ़िया है। वो एक अच्छी तारीफ है, पर शायद उतनी व्यक्तिगत नहीं। हाँ। किलर कॉम्प्लीमेंट किसी के बहुत ही निजी, बहुत विशिष्ट गुण पर होता है। अच्छा। जैसे आपकी आंखों में गजब की चमक है, या शायद आप जिस ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं वो कमाल है। ओह, तो ये ज्यादा पर्सनल हुआ। हाँ, ये सीधे व्यक्ति के किसी खास पहलू को, उसकी पहचान के किसी हिस्से को छूता है, सतही नहीं रहता। समझ गया। लेख में कहानी थी क्रिस्टीन की, वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। उसे एक पार्टी में किसी ने उसके दांतों की तारीफ की थी, है ना? बड़ी अजीब बात है दांतों की तारीफ। बिल्कुल, आम तौर पर लोग ऐसा नहीं कहते। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि वो घर आकर शीशे में अपने दांत देखती रही और उस आदमी के बारे में सोचती रही जिसने ये कहा था। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि विशिष्टता, मतलब कुछ हट के तारीफ करना, कितना पावरफुल हो सकता है। एक अनोखी निजी प्रशंसा सामने वाले को खास महसूस कराती है और तारीफ करने वाला यादगार बन जाता है। ये बात तो है। अच्छा, लेख में ये भी था कि लेखक अपने सेमिनार में लोगों से ये करवाते हैं। हाँ, वो हिस्सा भी बड़ा मजेदार है। लोग पहले तो झिझकते होंगे, है ना, किसी अजनबी की ऐसी तारीफ करना। बिल्कुल झिझकते हैं, लेकिन जब वो हिम्मत करके किसी की खास खूबी, जैसे मान लीजिए किसी के सुंदर हाथ या किसी की पैनी भूरी आंखें, इसकी तारीफ करते हैं, तो क्या होता है? तो कमरे का माहौल ही बदल जाता है। एक तरह की खुशी और उत्साह फैल जाता है। मतलब ये दोनों के लिए अच्छा अनुभव है, देने वाले के लिए भी, पाने वाले के लिए भी। हाँ जी, जिसे तारीफ मिलती है उसे तो अच्छा लगता ही है, पर जो देता है उसे भी एक कनेक्शन महसूस होता है, एक गर्मजोशी पैदा होती है। तो फिर इसे इस्तेमाल कैसे करें? इसका कोई तरीका, कोई यूजर मैनुअल जैसा कुछ? लेख में इसे तकनीक नंबर 55 कहा गया है। हाँ, इसका एक तरीका बताया गया है, पर सावधानी जरूरी है। अच्छा, क्या तरीका है? मान लीजिए आप किसी ऐसे अजनबी से बात कर रहे हैं जिनसे आप भविष्य में जुड़ना चाहेंगे। ठीक है। तो उनकी कोई खास आकर्षक खूबी देखिए, कुछ एकदम विशिष्ट। फिर बातचीत जब खत्म होने वाली हो तो उनकी आंखों में देखिए, उनका नाम लीजिए और पूरी ईमानदारी से वो तारीफ कर दीजिए। पूरी ईमानदारी से, ये जरूरी है। बहुत जरूरी। लेकिन इसके साथ कुछ नियम भी हैं। पहला नियम, ये तारीफ हमेशा अकेले में देनी चाहिए, 1-on-1। अच्छा, ग्रुप में नहीं? क्यों? क्योंकि ग्रुप में किसी एक की ऐसी खास तारीफ करने से बाकी लोग शायद थोड़ा असहज महसूस करें या तुलना करने लगे। हाँ, ये भी हो सकता है। और जिसे तारीफ मिली वो भी शायद सबके सामने थोड़ा झेम जाए। बिल्कुल। तो पहला नियम अकेले में। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम विश्वसनीयता। तारीफ सच्ची लगनी चाहिए। हाँ, जैसे लेखक ने अपना ही उदाहरण दिया कि वो बिल्कुल बेसुरे हैं। अब अगर कोई उनकी गायकी की तारीफ कर दे तो फौरन समझ जाएंगे कि ये मजाक है या चापलूसी। सही। अगर तारीफ सच्ची नहीं लगती तो इसका असर उल्टा होता है, विश्वास टूटता है। ठीक है, तो अकेले में और ईमानदारी से। तीसरा नियम क्या था? वो मुझे बड़ा अजीब लगा। हाँ, तीसरा नियम शायद सुनने में अटपटा लगे। किसी एक व्यक्ति को हर 6 महीने में सिर्फ एक ही किलर कॉम्प्लीमेंट दें। क्या? हर 6 महीने में सिर्फ एक? इतनी कंजूसी क्यों? कंजूसी नहीं, सावधानी। इसकी ताकत इसके संयम में है। अगर आप बार बार ऐसी गहरी निजी तारीफें करते रहेंगे तो आप शायद निष्ठाहीन लगें, या चापलूस, या फिर चालाक कि आप किसी मतलब से ऐसा कर रहे हैं। ओह, तो ये रिश्ते बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल। इसलिए कम लेकिन असरदार संयम जरूरी है। समझ गया। तो इसका मतलब ये रोजमर्रा की चीज नहीं है। तो फिर ये सबसे ज्यादा असरदार कब होता है, किन लोगों पर? लेख का सुझाव है कि ये तकनीक नए परिचितों पर सबसे अच्छा काम करती है, जब आप किसी पर पहली बार एक मजबूत और यादगार छाप छोड़ना चाहते हो। अच्छा, और दोस्तों के लिए? करीबी दोस्तों के साथ शायद तारीफ का अंदाज ज्यादा सहज और रोजमर्रा वाला होता है। उनके लिए शायद ही किलर वाली अप्रोच उतनी जरूरी न हो, या शायद अजीब लगे। तो कुल मिलाकर एक सोची समझी, खास और निजी तारीफ, जिसे यहाँ किलर कॉम्प्लीमेंट कहा गया है, हाँ। वो वाकई रिश्तों पर और लोग हमें कैसे देखते हैं इस पर गहरा असर डाल सकती है। लेकिन कुंजी है सावधानी, ईमानदारी और संयम। बिल्कुल सही। ये सिर्फ तारीफ करना नहीं है, बल्कि दूसरे इंसान में कुछ वाकई अनोखा देखना और उसे सही तरीके से सही समय पर कहना है। यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बताइए। अगर लोग ये पहचानने लग जाएं कि उन्हें कब एक सोचा समझा कैलकुलेटेड किलर कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, तो क्या होगा? क्या तब भी इसका वही असर रहेगा
या उनकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है। शायद तब ये तकनीक उतनी किलर न रहे।